अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, सोचा तज्जिया कर लिया जाए प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन सूरत हाल का और हालात का। अगर प्री इलेक्शन बात करें तो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, 8 फरवरी या अनाउंस करा दी गई है 8 फरवरी 2024। लेकिन जो इस तक अभी तक के हालात हैं वो गहमा गहमी है, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि तमाम ही जमातें माँ सिवाय नून लीग के ये कंप्लेन कर रही हैं कि जी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। फिर जो मुल्क की इज्जत अगर हम कहें कि पहली या दूसरी जो भी जिसको जिन चाहे कहे, PTI जो जमात है, सियासी जमात है, वो उनसे जब बात करो तो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग तो छोड़े, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही क्या चली गई है। अब इंतखाबात की एक तरफ तैयारियां होनी चाहिए, एक तरफ इंतखाबी मुहिम शुरू होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारियां और पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है और ये सूरत हाल है। लेकिन अगर हम पोस्ट इलेक्शन की बात करें तो हकीकत तो ये है कि जो हुकूमतें लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन उनको शायद ये समझ है भी और उसके बावजूद शायद ध्यान नहीं करते कि अब जो हालात हो गए हैं, चाहे वो सियासी हालात हो या वो माशी हालात हो, कम से कम माशी हालात किसी एक जमात के बस के रहे नहीं। आप आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी ज़मीनी हक़ाइक़ में इल्म नहीं था, हमने तो ये सोचा था, हम इन नारों के साथ आए थे, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क को एक ग्रैंड जिसको कहना चाहिए टॉक्स होना चाहिए या नेगोशिएशंस कह लीजिए या ग्रैंड डायलॉग्स कह लीजिए, उसकी भी ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठे और आज हमजा शहबाज ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और राय में उन्होंने गुफ्तगू की है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वक्त की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मईशत की गाड़ी रुक चुकी है, इसको चलाने में सब जमातों को जोर लगाना चाहिए और 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है उसको एक एजेंडा, मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए और उस मुआशी एजेंडे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, कम से कम 10 साल का होना तो यही चाहिए और होना तो बहुत कुछ चाहिए। लेकिन क्या ये हो रहा है, क्या ये मुमकिनात में से है, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। हम नहीं भूलें कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो यही शहबाज शरीफ साहब थे जो कि उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने मिसाक़े मईशत की उस वक्त भी बात की थी। लेकिन क्या किया जाए, उस वक्त सितारे उरूज पर थे तो कान थोड़े से बंद थे और बातें समझ में आ नहीं रही थी। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी हमजा शहबाज ने ही बात की है, ज़रा वो भी कोई सुनते फिर आगे बढ़ते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे कुछ और हैं। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून 2018 के इंतखाबात में आई थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे और उस वक्त वो जेल में थे, पाबंदे सरासिल से, और वक्त ने साबित किया कि उनके जो केस बने थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं और दीगर जो कायदीन है मुस्लिम लीग नून के, एक एक कर अल्लाह के फजल करम से वो केस झूठे साबित हुए। तो उस वक्त वो पाबंदे सरासिल थे और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ा और आपको याद होगा कि आखिरी दिनों में टिकटें वापस कराई गई, क्या क्या नहीं किया गया, उम्मीदवारों को जबरदस्ती बिठाया गया। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब जो हमजा शहबाज जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त हो और उनके ग्रीवेंसेस बिल्कुल दुरुस्त हो, उनके शिकवे दुरुस्त हो, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन है कि आज अगर एक पार्टी के साथ हो रहा है तो हम ये जस्टिफाई करें कि चूंकि हमारे साथ ये हुआ था और चूंकि पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ था तो फिर अगर आज PTI के साथ हो रहा है तो ये मकाफात अमल है। तो अगर ये सिलसिला मकाफात अमल का चलता रहा तो फिर आज PTI के साथ हो रहा है और कल आने वाले दिनों में फिर यही सूरत हाल होगी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर इलेक्शन इन हालात में हुए, जो हालात अभी बना दिए गए हैं, तो उन इलेक्शंस के नताइज कौन तस्लीम करेगा और नताइज तस्लीम नहीं होंगे तो फिर एक सियासी अबतरी और मुतनाज़ इलेक्शन। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देता है। स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, फॉर्मर डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब, लीगल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब जो कि सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध, फॉर्मर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप दोनों की इजाज़त हो तो जो ज़रा दूर है उनसे बात को आगाज़ कर लेते हैं, वैसे भी नाम के साथ जनरल है। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। आप कितने पुरुमीद हैं और इस वक्त जो है वो इलेक्शन का माहौल बनना चाहिए, नहीं बनावा, उसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या हैं और इन हालात को देखते हुए आप क्या कमेंट करेंगे मुल्क के? यहाँ इलेक्शन के माहौल इसलिए नहीं बना था कि इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई थी, अब हो गई है 8 फरवरी। तो दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब बाहर से तशरीफ लाए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर किसी के साथ उन्होंने मिलना है, कोलैबोरेशन करनी है।
दूसरा टिकट किसको देना है, तो अभी तक उसके लिए भी दरखास्तें तलब नहीं की गई हैं। तो अब ये चूंकि डेट अनाउंस हुई है तो अभी 90 दिन से ऊपर मौजूद है लोगों के पास, जो कि काफी बड़ा पीरियड है 3 महीने का। तो उसके अंदर मेरे ख्याल में जब ये गहमा गहमी शुरू होगी, डे अपना टिकट होल्डर्स अनाउंस हो जाएंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं निकलूंगा कैंपेनिंग पे, तो बाकी लोग भी निकलेंगे। और मतलब कि वो अच्छा, नवाज शरीफ साहब निकलेंगे तो बाकी लोग निकलेंगे। जी, नवाज शरीफ साहब निकलेंगे तो बाकी लोग निकलेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन तमाम लोगों का जो है ना, अभी तक तो किसी ने टिकट विकट का मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब टिकट अनाउंस हो जाते हैं कौन कौन खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गहमा गहमी पैदा करते हैं, जलसे जुलूस पोस्टर और निकालते हैं, और फिर वहां पर बड़े लीडर भी पहुंचते तकरीर करने, तो गहमा गहमी पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आऊंगी जनरल साहब आपकी तरफ। आमिर इलियास राना साहब, अब बात यहाँ पर है ग्रैंड जो डायलॉग की हम बात करें उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब ने शायद कुछ सोचा है कि तमाम सियासी जमातों को बुलाएं और एक टेबल पर बैठें। आप इसके पास ज़्यादा इस हवाले से खबर होगी, तो ज़रा पहले इस खबर को की तौसीक तो करें कि इसमें सच्चाई है। मुझे तो ये पता है, मुझे नहीं पता आज इस खबर का कि वो सारी सियासी जमातों के लिए, उन्होंने हलीफ जमातों के लिए पहले PMLN ने बात की थी। अब अगर नवाज शरीफ सोचते भी हैं तो देखना ये होगा कि क्या PTI उसमें बदले में दशनामतराजियाँ करेगी, क्योंकि उनको तो बात करनी नहीं आती, उनकी लीडरशिप को ये सिखाया ही नहीं गया। और जो बात करने जाए, जैसे असद कैसर साहब मौलाना फजलुर रहमान के पास गए थे, तो उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड ने उनके साथ क्या किया, तो उन्हें कहना पड़ा कि मैं तो सिर्फ ताज़ियत करने गया था। अब आप देखें ना, 1 घंटा सिर्फ उन्होंने ताज़ियत की। सही, उन्हें वजाहतें देनी पड़ी कि जी आपको नहीं नमाज वाली वीडियो देनी चाहिए थी, सब कुछ। तो ये जो इन्होंने एक कल्चर पैदा किया पॉलिटिकली कि जी हम हैं और मैं हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं, उसने इनकी पूरी पार्टी को फंसा दिया है। उस जोम में 9 मई भी किया और फंस गए। अब इन्हें रास्ता पॉलिटिकल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस कोई जमात बात करते हुए घबराती है कि ये तो दूसरा काम शुरू कर देंगे, इनके अपने चाहने वाले वो फंसे हुए हैं। खान साहब ने कब रास्ता दिया है कि जी मेरी ये टीम है, जिनको वो कहते हैं जी इनकी टीम तो सारी बाहर है, भाग गई है, मफरूर है या अंदर है। लोग हैं, बहुत लोग होते हैं जिनके ज़रिए आप बातचीत कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, जो फौज से भी करते हैं, जो सियासत से भी करते हैं। लेकिन मैंडेट अगर मैंडेट ये होगा कि जी हम बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन जाके फिर खान को बताएंगे, फिर पूछेंगे, फिर बताएंगे, फिर आपकी कोई चीज़ तैयार नहीं होती, क्योंकि ये काम कई दफ़ा हो चुके हुए हैं। ये 25 मई पे भी हुआ था पिछले साल, जब हेलीकॉप्टर पे असद कैसर वगैरह ही आए थे KP हाउस में। एक तरफ खान साहब सवाबी में बैठे वेट कर रहे थे और उनके पास भी कोई मैंडेट नहीं था, और तड़ी लगाई थी 25 मई की, तभी इलेक्शन नहीं मिले थे। पर 25 जुलाई में भी यूं ही हुआ था। फैसला पहले, सबसे पहले वो काम करें जो कहते हैं हमें इलेक्शन चाहिए थे। उन्हें डेट मिल गई। मोइन हैदर साहब बड़े अरसे के बाद मैं उनको सुन रहा हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह मियां सेहत सलामती के साथ रखे। इन्होंने बड़ा, उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो सब लोगों को ECL से निकाल दिया था। एक फ्रेश एयर आई थी लोगों को कि भाई हाँ, गवर्नमेंट अब इलेक्शन में जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक डेट ले दी है। तमाम सियासी जमातों को, नून लीग ने टिकट मांग लिए हैं लोगों से, उन्होंने अपनी मंशूर कमेटी भी बना दी। अब ये पीपल्स पार्टी पहले से इलेक्शन मोड में है, नून पीछे थी, कहा जा रहा था कि जी ये खामोश हैं, क्यों हैं, डेट आ गई। अब अगला काम है तमाम सियासी जमातों का, उसके अंदर लीड कौन लेगा कि कहीं सबको बिठा लें। नवाज शरीफ कह भी दें तो बात नहीं बनने की। ठीक है, ये बात सही है। बात ठीक है कि ये बातचीत का, मुज़ाकरात का कल्चर PTI ने आम नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेटी बनाई PTI ने, उसका सरबराह, उसको सदर बनाया, मतलब जो हेड कर रहे थे वो असद कैसर साहब कर रहे थे। अब सोशल मीडिया को हम एक तरह भी रखते हैं, लेकिन असद कैसर साहब ने मुलाकात की और भी जगहों पे वो राब्ते में थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगर ऐसा माहौल होगा तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें हम PTI से? नाथिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो भी दिया, और आपने शुरू करने से पहले कहा कि जी मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब से पहले बात करती हूँ, क्योंकि उनके नाम के साथ जनरल लगा हुआ। वो तो अजराए मजाक किया था, दिल पे ना लेगा। आई एम आल्सो टॉकिंग ऑन द लाइटर साइड। तो ये ज़हन में रखें कि ये हमारा जो इलेक्शन है इसके साथ भी जनरल लगा हुआ है, इसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, हाँ सही है। तो डरते बात करें हम। इलेक्शंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हम उस मोड में जा रहे हैं कि जी आपको कम से कम वो कैंडिडेट्स नज़र आते हैं कि जी ये हमारा मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म होगा। अब 2 बड़ी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी,
अभी तक इस वसवसे पीटीआई सॉरी कि जी मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब हैं, क्या वो अभी तक कॉन्विक्ट हैं? जी वो अभी तक कॉन्विक्ट हैं। क्या उनकी अपीलें जो सी हैं वो इलेक्शंस तक सुनी जाएंगी? फिर क्या उसमें उनका इक्विटल हो जाएगा? क्योंकि चले वो उधर तो तहयात नाअहली पे एक हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई, लेकिन यहाँ तो 10 साल की नाअहली है अगर कन्विक्शन बरकरार रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पीटीआई है, उनके जो हैं इमरान खान साहब, वो भी इस वक्त कॉन्विक्ट हैं, वो भी इस वक्त नाअहल हैं, वो भी नहीं जा सकते। तो अवाम भी जो आप कह रही है ना मोमेंटम नहीं, क्योंकि इलेक्शन मोमेंटम तो अपनी जगह नहीं है, लेकिन जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है मुज़ाकरात ऐसे ही होंगे। असद कैसर साहब ने अगर कोशिश भी की तो वो बंदर है। मुज़ाकरात ऐसे माहौल में आप क्या एक्सपेक्ट करें? मुज़ाकरात की आपने ही बात की कि जी मियाँ साहब अब डायलॉग के लिए जा रहे हैं अपनी हलीफ जमातों से या दीगर जमातों से। अब हलीफ जमातों में हम देखते हैं वो पीटीआई पीपल्स पार्टी तो बड़े ओपनली कह रहे हैं जी हम तो ना पीडीएम का हिस्सा थे, हमने तो झक मारी जो इनके साथ आपको कुछ इच्छा की, वो माफ़ी भी मांगी उन्होंने। आपने बीएनपी का देखा, अख्तर मैंगल साहब का इंटरव्यू, वो कुछ और बात कर रहे हैं। अब पीछे रहेगी हलीफ जमात, JUI फजल रहमान, वो फिलहाल तो बैठे हुए मेरे ख्याल पता नहीं कतर में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, और जब वो आएंगे तो लेट्स सी के उनके साथ क्या बात होती है। ठीक है। और अगर मियाँ साहब ये बातें कर रहे हैं तो फिर वही जो आपकी बात आ जाएगी लेवल प्लेइंग फील्ड के असद कैसर साहब। अब असद कैसर साहब को अगर उन्होंने कहा था खुद तो खान साहब अंदर हैं, तो अगर वो नहीं कर पा रहे, अगर कोई उनकी सेकंड टियर अंडरग्राउंड है या जेल में है, तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। क्योंकि इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक डेट अनाउंस करने का या एक मखसूस डेट पे जाके वोट डालने का नाम नहीं है, वो कंपेनिंग का नाम है, लोगों को अपने प्रोग्राम्स देने का नाम है, लोगों को ये समझाने का बात है कि जी आपने अगली हुकूमत को मुतय्यन करना है, ये हमारा नैरेटिव है। तो वो चीज़ें अगर बीच में अभी तक सेटल नहीं हो रही, उस तरफ हम नहीं जा रहे, और अगर उस तरफ जाने के लिए सबसे अहम बात होगी कि वो जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, जो हमजा साहब ने बात की, दैट इज नॉट कि हम पास्ट में चले जाएं कि हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है। लेट मी टेक अ ब्रेक, अलाउ मी एक लास्ट जुमला, फिर तो हम अगले 3 साल बाद फिर देख रहे होंगे कि जी पीटीआई कह रही होगी कि जी लेवल प्लेइंग यही है कि अब नून वाले अंदर हो जाएं। तो ये तो फिर सर्कस की तरह से चलता रहेगा। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम जो बात कर रहे हैं उस पे वापस आते हैं, क्योंकि मानसेरा में भी पीटीआई का जलसा देखा, वो जलसा नहीं होने दिया गया, वर्कर्स कन्वेंशन था जो भी था। उससे पहले लाहौर में इजाजत मिली, नहीं होने दिया, और कि जी हम इनको नहीं होने देंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद भी नहीं मिलती है, जो भी पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, अगर इनके ग्रीवेंसेस दूर नहीं होंगे तो इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनने से कैसे रोका जाएगा? ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, जनरल साहब से जानती हूँ। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, मुझे एक बात बताएं ना कि अगर अब ये पीपल्स पार्टी अपनी जगह शिकवा कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मुझे भी नहीं पता उनको मिल रही है या उनको नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि उनको कभी भी नहीं मिलती। बट एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, ठीक है माजी में बहुत कुछ नून लीग के साथ हुआ होगा और हुआ है, बट क्या ये उसकी जस्टिफिकेशन है कि चूंकि हमारे साथ ये हुआ था? अब मैं इसकी एग्जांपल अगर इस तरह से दूं कि मानसेरा में जलसा नहीं करने दिया गया, लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने दिया गया, असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हो गई उन करप्शन केसेस पे जो 2016-2017 के थे, उसके बाद जो है वो घरों पे छापे हो रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, तो ये मामलात लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से होगी, इस तरह से इलेक्शन का माहौल बनेगा? ये इससे इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा और बड़ी टेंशन रहेगी और लोग जो है इस इलेक्शन में परेशान होंगे, क्योंकि बात यह है कि पीटीआई एक हकीकत है और उनके लीडर जो है वो हिरासत में हैं, और लगता यही है कि उनके मुकदमे और उनके ये ख़त्म नहीं होंगे और गालिबन वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इनकी तमाम लीडरशिप भी जो है वो फिर पहले पकड़ी गई थी कुछ,
और कुछ तितर बितर हो गई, कोई इस्तेकाम लेकिन पार्टी चीफ बन इलेक्शन गई, कमिश्नर ने तो यकीन दिलाने का उम्मीद से थे कि जी होगा, बैलेट पेपर होगा, पीटीआई होगी, एज अ पार्टी तो वो मौजूद है ना। तो जो बची कुछ लीडरशिप है, अगर आप उसको भी जो है वो पाबंद कर दें और उसको भी आप पॉलिटिकली एक्टिव ना रहने दें, तो फिर ऐसे माहौल में इलेक्शंस और फिर ऐसे इलेक्शंस के नताइज क्वेश्चन मार्क है ना सर। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क होंगे और लोगों के जहन में सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि बहरहाल कुछ भी हो, इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, मुल्क की एक बड़ी तादाद ख्वातीन की और यूथ की उनके जलसों में शरीक होती रही है, और वो आजकल कैद और सऊबत बर्दाश्त कर रहे हैं। और यास्मीन राशिद हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं इस किस्म के, तो वो डाई हार्ड टाइप के वो पीटीआई सपोर्टर्स हैं। तो अगर उनको अरीना से और इलेक्शन फील्ड से बाहर रखा गया तो जाहिर है कि इलेक्शन में सस्पेक्ट हो जाएंगे और लोग समझेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। और दूसरी बात, वो समझते हैं कि एक जमात को बहुत फैसिलिटेशन दी जा रही है, उनके केसेस भी माफ हो रहे हैं और बहुत स्पीड पकड़ी हुई है, तो ये है। और दूसरी बात ये आपके सामने है कि जो इस्तेहकाम पार्टी बनी है और परवेज खट्टर साहब की अलग पार्टी बनवा दी गई है, वो काफी लोग उसके अंदर चले गए हैं। अभी आज नए छापों में मैंने सुना है फवाद चौधरी को भी मैं पढ़ रहा था, उनको ही पकड़ लिया है। नहीं, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि बनवा दी गई है परवेज खट्टर साहब की पार्टी जी। नहीं, आप कह रहे हैं परवेज खट्टर साहब की पार्टी बनवा दी गई है केपीके में। अच्छा, बनाई है, तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके अंदर भी लोग जिस तरह इस्तेकाम पार्टी में जाके गुनाह माफ हो रहे हैं उनके, इस तरह परवेज खट्टर साहब की पार्टी में भी जो जाता है तो उसके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। ये भी सिलसिला चल रहा है। तो ये इससे पेचीदगी पैदा होगी और झगड़े भी पैदा हो सकता है। आप तो बता देना हमें, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया गया या मौका ना दिया गया लोगों को अपनी राय एक्सप्रेस करने का कि वो किसको चाहते हैं और क्या चाहते हैं, और तो इसलिए एक इलेक्शन अगर फेयर इलेक्शन होने हैं उसमें सबको मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जनरल साहब मुझे ये तो बता दें, आप तो बता दें कि ये गुनाह माफ कौन करवा रहे हैं अगर परवेज खट्टर की पार्टी में लोग जा रहे हैं, इस्तेकाम पार्टी में जा रहे हैं तो? या उन दोनों पार्टी में लोग जा रहे हैं ना, काफी लोग गए हैं, टूट के पीटीआई के लोग ही गए हैं, और जो लोग वहां गए हैं तो उनको फिर सारे उनके जो थे वो अगर उन्हें भी जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया हुआ था तो उनको तो फिर एक किस्म की माफी मिल गई है, इजाजत भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस्तेकाम पार्टी की भी जलसे हो रहे हैं, परवेज खट्टर साहब की पता नहीं पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आई गेस, तो ये माहौल तो है। इसको मैं आमिर इलियास राणा साहब से बात कर लेती हूँ कि ये माहौल तो है, इसको जस्टिफिकेशन क्या है। मेरा कंसर्न इससे ज्यादा ये है कि अगर इस माहौल में इलेक्शन होते हैं तो फिर नताइज पे जो सवालिया निशान उठेंगे तो ये सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट बात करूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ मकाफात अमल और साथ ये क्यों कहा जाता है कि जी फिर कभी कोई नहीं होगा। जनरल साहब जब इलेक्शन करा रहे थे, एक मैंने ईसीएल की बात की तो पैट्रियट किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी। पीपल्स पार्टी को तोड़ने के बाद नताइज के साथ किसने बनाई? ये कब नहीं हुआ? लेवल प्लेइंग फील्ड कब और किस किस को रोकी गई, किस किस को फराहम की गई? हर जर्नैल, हर पार्टी, परवेज लाई और चौधरी शुजात किसके मैसेजेस लेके जनरल कियानी के पास गए थे कि आपका डीजीआई जो है हमारे लोगों से कह रहा है कि छोड़ दो पार्टी, दूसरी पार्टी में चले जाओ। नहीं हुआ, आप और हम भूल गए इलेक्शन। ये सारे इस तरह ही आए हैं। 2018 में अगर खान साहब इस बात पे खुश थे कि नून को दबा के रगड़ा दे रहे हैं, लीडर को अंदर कर दिया गया है, तो अब आपसे और मैं सिर्फ इस बात पे कह दें कि जी ये बहुत अच्छी बात है कि अब नून कहे कि जी इखलाकी तौर पे इमरान खान को बाहर ले आए, चूंकि हमें रगड़ा मिला था इनको ना मिले। ये ज़र्फ की बात है कि कब आपके पास इख्तियार था और आपने कब उसको गुंजाइश दी किसी के मुखालिफ को। आपके पास इख्तियार था, आपको अपोजिशन में जरदारी साहब और शहबाज शरीफ कहते थे मिसाके मईशत कर लो, आप कहते थे ये एनआरओ मांगते हैं, वो कोई बात करने को तैयार थे। कश्मीर आप बेच के आ गए, सौदा करके आ गए, और आप उस कमेटी में नहीं बैठे जहाँ पे फौज और आईएसआई दोनों आके जवाब दे रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। आप बैठते नहीं थे उनके साथ। लेवल प्लेइंग फील्ड थी ना कि आप वजीर आजम है, सारी अपोजिशन बैठ रही है, सारे कोलिशन पार्टनर बैठ रहे हैं, लेकिन डीजीआई इमरान खान से पूछते थे बताएं हमें क्या हो रहा है। नहीं कि भाई अब हमने जाना है और आप जा रहे हैं, मतलब वो क्या मीटिंग थी? ये थी ना रौनक, ये था गुस्सा, ये ले गया उनको 9 मई पे, वहां जाके फंसा लिया अपने आप को, क्योंकि पहले सहूलतकारी थी, अब नहीं है। अब उनके पास वो टीम ही नहीं है, वो विजडम, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को डांटा।
मेरी कई लोगों से उस वक्त बात साहब आपकी बातें बिल्कुल आज आप दुरुस्त है। मान रहे देखिए हैं ये होता रहा है, ये होता रहा है। देखिए आप बहुत अच्छी तारीख जानते हैं, कई अच्छी जानते हैं। हम खान साहब से बात करें, हमें अगली दफा बैठने भी नहीं देंगे। तमाम चीजें दुरुस्त हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा तारीख जानते हैं, ये होता रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है क्या यही होता रहेगा? चूंकि ये होता रहा। दूसरी बात, इमरान खान जेल में है, वो रहे जेल में, उन्होंने गुनाह किए हैं, जुर्म किए हैं, उनकी सजा वो भुगते, लेकिन जो लीडरशिप बाहर रह गई है उसको कम से कम पॉलिटिकली एक्टिविटी की इजाजत तो मिलनी चाहिए, या वो नहीं मिलनी चाहिए? दो चीजें होती हैं इसमें। इखलाकी निसाबी तौर पे बहुत अच्छी बात है जो आपने कही है, सबको रास्ता मिलना चाहिए। वो लीडरशिप में कोई क्वालिटी है, 2-2 दिन के बाद वो जाके पार्टियां छोड़ देते हैं, ये सियासत कर रहे हैं, ये उनका मसला है। नहीं, मसला नहीं है, फिर मेरा और आपका भी नहीं होना चाहिए कि ठहरते क्यों नहीं है। नून के लोगों को नहीं रगड़ा, एक दफा नहीं रगड़ा, कई दफा रगड़ा गया। जनरल मोइन हैदर मुशर्रफ के दौर में एक मिनट नून जब बनी, आप बात ज़हन में रख लें, अगर कोई भूलता है तो भूल जाए, IJI से नून निकली है और नवाज शरीफ ने निकाली है और ISI से हट के निकाली है। जनरल हमीद गुल ने यह बात कही थी जिस दिन गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को वज़ीर आज़म बनाने जा रहे थे। ये मौलाना समीउल हक मरहूम ने अपनी बारी पे एकदम कहा, IJI के सरबराह चेंज हो रहे थे, कि मैं नवाज शरीफ को देता हूँ, जो भी वहीं बैठे थे, और इनके हाथ से सारा निकल गया इलेक्शन। लोगों को करेज करनी पड़ती है। क्यों आप और हम बात करते हैं कि हर आर्मी चीफ के साथ उनका फड्डा होता है, वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा पीछे हटने को तैयार नहीं है, उन्होंने लगाया ना आर्मी चीफ और उन्होंने उनको फारिग कर दिया। इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ? उनको तो लाड प्यार सलूट सब कुछ करके लाए थे, अदलिया भी साथ, फौज भी साथ, तो उन्होंने महमूद और बुजदार ढूंढे। अब भी इनके लोग, नवाज शरीफ को सजा हुई, शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बना दिया। 11 रुकनी बेंच का फैसला था बेनजीर भुट्टो केस में। आमिर साहब बता दें कि पार्टी सरबराही जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी आप नहीं ले सकते। साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच में उनकी सरबराही ले ली, जो फैसला आज इन फील्ड है और इमरान खान के सर पर लटक रहा है कि वो पार्टी की सरबराही रहेगी या नहीं रहेगी। क्यों 11 रुकनी बेंच के ऊपर खड़े नहीं हुए ये सारे लोग? 3 रुकनी बेंच को क्यों माना जब सारी चीजें इनकी सहूलत के लिए हो रही थी? मैं ये फेवर और डिसफेवर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हकायक की बात कर रहा हूँ। अगर पीटीआई में कोई गट्स हैं तो इनके लोगों को बात करनी चाहिए बाकियों के साथ कि यार हमारे साथ जुल्म हो रहा है, आप हमें कोई रास्ता ले दें। हम बात तो कर रहे थे असद कैसर। असद कैसर को 2 घंटे की ट्रोलिंग के बाद तो उसने कहा हम तो सिर्फ दुआ के लिए गए थे। यही लोग यही पॉलिटिकल लोग तैयार किए ना खान साहब ने, के 1-1 घंटे के बाद जाके बयानात बदल देते हैं। ये पार्टी में तो रहे ना, सजा क्या ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, आप ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दें, सियासतदानों ने 2-2 साल जेलें नहीं काटी नैब में, और वो नैब जो सरतापा इनके साथ था, जहां आमिर साहब का कोई लिंक भी रहा, प्रोसिक्यूटर रहे ना जी आप, वहां पे सब चीजें मैनेज करके दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ने मॉनिटरिंग जज लगा के बैठ के नैब से कोई एक इन्वेस्टिगेशन हुई नवाज शरीफ के केस पे? थोड़ा सा मैं उसका जवाब दे दूं, आ गई बात कि उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी, वो JIT के सहीफे बन के आए थे कि बांध के और फॉरवर्डिंग लेटर लगा के भेज दो। जब चले गए तो कि जिस दिन मरियम नवाज बरी हुई, क्या सवाल था कि मरियम नवाज के खिलाफ आपके पास सबूत है? उन्होंने कहा नहीं। ये अब्बासी साहब थे जो पहले दिन से बशीर साहब की अदालत में भी मौजूद थे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ मौजूद है आपके खिलाफ पास कोई सबूत कि वो मालिक है? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा जी, उन्होंने रोक दिया कि नवाज शरीफ जब आएंगे हम अपील सुनेंगे, ये केस इतनी देर का है। और अरशद मलिक का केस जो रिमांड होना चाहिए था, सहूलतकारी की कि जब अपील लगेगी तब सुनना, जज को निकाल दिया, केस को नहीं छेड़ा। वुड यू लाइक टू कमेंट? इतनी ज्यादा बातें हैं बड़ी, इन्होंने काफी हद तक जो इन्होंने वो पस मंजर दिया कि कैसे पार्टीज बनी, कैसे PPP बनी, कैसे क्यू लीग बनी, उससे इन्हीं पार्टी से निकले ना। हाँ, उन्होंने कहा इक़्तिदार में आने के बाद इन्हीं पार्टी से ना, पेट्रियट पीपल्स पार्टी से निकली, क्यू लीग नून लीग से निकली, और फिर इन्होंने कहा जी नून लीग निकली IJI से। और IJI कहाँ से निकली? IJI कैसे बनी? देखिए ना, उस वक्त की फौज ने बनाई। IJI बनी, कौन थे, किनको पैसे दिए जा रहे थे, कौन से लीडर्स थे? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, जनरल दुरानी की स्टेटमेंट देख लीजिए, आपके सामने सारे ये कैरेक्टर्स जो अब भी हैं क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि जी ठीक है, इमरान खान ने जो लीडरशिप की अभी निकाली, उसकी परवरिश ही सही नहीं की, लेकिन क्या वो परवरिश जो जनरल जिलानी ने की, उस परवरिश की वजह से जो लीडरशिप आई, उस लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में इन्होंने कहा कि जी अदालतों ने जाके उस लीडरशिप से पूछा कि जी ये जो फ्लैट्स हैं, इन्होंने सही कहा कि जी वो मियाँ साहब की मलकियत नहीं साबित कर सके। वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो मियाँ साहब के तो थे ही नहीं, वो तो उनके बच्चों के थे। और साबित जो चीज़ होनी थी वो ये होनी थी कि बच्चे जो उनसे थे उस वक्त अगर छोटे थे तो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आपने बताना था कि बच्चों के पास ये फंड्स कहाँ से आए। दिस वाज द एंटायर केस।
दूसरा फैसला जो सा था वो बेटे से तनख्वाह, वो यकीनी तौर पे मैं इनसे एग्री करता हूं कि वो एक ऐसा केस था कि जिसका मेन पर्पस ये नहीं था कि जी कामा था या कोई तनख्वाह नहीं ली। उस वक्त मियां साहब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे एंड दैट डिसीजन, जैसे कि भुट्टो साहब का एक जुडिशियल मर्डर हुआ, उससे मिलता जुलता डिसीजन आ गया कि जी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने फारिग करके घर भेज दिया। फिर एक उसी से मिलता जुलता फैसला अभी आ गया कि एक कॉन्विक्ट को, एक सजा याफ्ता को आपने दोबारा इजाजत दे दी, जिस पे हाई कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि ये फैसला कहीं और दोबारा कोर्ट भी नहीं होगा। तो ये चीजें मुसलसल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इट हैज टू कम टू सम एंड नाउ। इसी को अगर कंटिन्यू करना है तो फिर यहीं पे हम और आप बैठे होंगे और जब अगला इलेक्शन होगा तो यही राग दोबारा से अलापा जाएगा कि जी अब बारी किसी और की है। और ये इन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो जरदारी साहब भी मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा शोर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी की, आपने सेनेटर मुश्ताक को नहीं सुना क्या बातें हो रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो अभी जो आपने कहा ना कि प्री पोल और आफ्टर पोल, पोस्ट पोल जो हमारा पर्पस है वो ये है कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने खत्म होना है और इसको खत्म करने के लिए मैं छोड़े जाती हूँ। हाँ, जो के बाद आते हैं तो ये इस पे जरा डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल सही राजा आमिर अब्बास साहब ने कि असल जो इशू है वो ये वक्त तो 2 महीने 3 महीने जैसे तैसे गुजर जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएंगे, बट द मेन कंसर्न इज ये जब रिजल्ट आएगा और फिर अगर किसी को दोबारा से कोई सड़कों पे हो, दोबारा से कोई एहतजाज हो, दोबारा से नताइज तस्लीम ना करे और फिर एक सियासी अबतरी, तो उसका सामना और उसको फेस कैसे होगा, फिर मईशत को कैसे संभालेंगे, कौन संभालेगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनरल साहब एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, अब फिर जो बात मैं शुरू में भी कर रही थी, राजा आमिर अब्बास साहब ने उसी बात पे ब्रेक से पहले ख़त्म किया कि जैसे तैसे ये रिजल्ट्स हो जाएंगे, लेकिन असल जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि हमारे मुल्क में एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा, मईशत पाकिस्तान की बेहतर होगी। लेकिन फिर क्या किया जाए अगर इन हालात में इलेक्शंस हो? आपके पास कुछ तजावीज़ हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो जमहूरियत की और इलेक्शंस की तारीख है वो कोई बहुत ताबनाक नहीं है, और ये पार्टियां चेंज करना और एक एक रात में एक नई पार्टी रिपब्लिकन का बन जाना, सिकंदर मिर्जा के ज़माने में, और मुस्लिम लीग जो ढाका में पैदा हुई थी और उसके बड़े अकाबरीन वहाँ के थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को सफाया कर दिया, मशरकी पाकिस्तान से जुक्तू फ्रंट बनाकर सारी सीटें जीत ली। और उसके बाद आपको पता है कि ये जो IGI की बात अभी हुई है, ये तो हमीद गुल साहब कहते हैं हाँ मैंने ये किया है और मुझे कोर्ट में ले जाओ, मैं इसका जवाब दूंगा क्यों किया है। तो बाकी रही बात जो राणा साहब कह रहे थे कि परवेज मुशर्रफ के ज़माने में लोग तोड़ कर जो है काफ लीग में लाए गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और अगर कैबिनेट में तमाम रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग रखी जाती हैं तो वहाँ मैंने ये मसला उठाया था कि जो पाकिस्तान की मुल्कगीर पार्टियां हैं, जो उस वक्त मैंने कहा था पीपल पार्टी है और नून लीग है, 2 बड़ी पार्टियां, इनमें तराश खराश करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, इसमें से तोड़ के फाउंडिंग मेंबर्स को निकाल के लाके नई जमात रातों रात खड़ी करना, ये कोई मतलब जमहूरियत की मजबूती की कोई, इसके लिए कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं है और इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। लेकिन चूंकि काफ लीग के ऊपर सरपरस्ती थी परवेज मुशर्रफ साहब की, तो एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी रहा उस जमाने में, माशी हालात भी बेहतर हुए। माशी हालात जब भी बेहतर होंगे जबकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और थोड़ा सुकून होगा, तलातम कम होगा। अयूब खान का जैसा भी दौर था उसने उस पर कब्जा किया था, हुकूमत के ऊपर गलत काम किया था, लेकिन स्टेबिलिटी थी तो पाकिस्तान ने उस जमाने में तरक्की की। तो अब बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसमें फिर तराश खराश भी शुरू है, जिसमें कुछ लोगों को आगे लाया जा रहा है, कुछ को पीछे धकेला जा रहा है, तो उसके ज़ाहिर है जिस किस्म के इलेक्शन होंगे और जिस किस्म की हुकूमतें आएंगी, वो मेरे ख्याल में मजबूत फैसले जो पाकिस्तान में होने हैं, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, मईशत के हवाले से, दूसरे हवालों से, वो नहीं कर सकेगी। और दूसरी बात यह है कि डायलॉग का जो रिवाज है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान,
वो इलेक्शन के दिनों में कोई एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मेरे ख्याल से पार्टियां साथ सर जोड़ के नहीं बैठती। और इमरान खान साहब की एक जो बड़ी गलती है वो यही है कि उन्होंने अपोजिशन को अहमियत नहीं दी, उन्हें असेंबली में खुद आकर सवालों के जवाब नहीं दिए और डायलॉग नहीं किया, जो कि करना चाहिए था उनको अहम मामलों पर अपोजिशन के साथ, वो भी जमहूरियत का हिस्सा है। तो ये कोई हमारी रवायत अच्छी नहीं रही, लेकिन वो तो जो हो चुका सो हो चुका, दखल अंदाजियाँ हो चुकी, पार्टियों में तराश खराश हो चुकी। भाई अगर हमने एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है, स्टेबल पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है, एक अच्छे सियासी निज़ाम की तरफ बढ़ना है, तो जो मारूफ तरीके जमहूरियत के उनको अख्तियार करना होगा, उस पर चलना होगा। तो उससे फिर अच्छे, अगर लोगों को इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और रिजल्ट पर लोगों को एतबार होगा तो ठीक चलेगा। बाकी तो आपको पता ही है पाकिस्तान में हार्डली कोई जमात अपना अरसा पूरा नहीं कर पाती। जो ही पावर में आती है लोग टांग खींचने की अपना शुरू कर देते हैं। कोई GHQ गेट पे पहुंच जाता है, कोई कहाँ पहुंच जाता है। तो ये हम तो किसी को बैठने नहीं देते और काम ही नहीं करने देते। सही मानों में स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, मईशत कहाँ से ठीक होगी। आमिर इलियास राणा साहब, आमिर साहब क्या लगता है जो भी हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शंस हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे, हुकूमत कोई ना कोई तो बनी जाएगी, क्या चैलेंजेस होंगे उसको? सबसे पहले बेशुमार चैलेंजेस। ज़ाहिर हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है, ना दुनिया में इज्जत है, ना पैसे हैं, ना कोई गुफ्तगू है। क्या होगा? एक क्यास है जो बढ़ेगा। आप इक़्तिदार ले आएँ और फिर भी गुफ्तगू ना करें तो तबाही होगी। सबसे पहले आने वाले को मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए रास्ते निकालने होंगे और दुनिया के साथ तो बात करनी है, आपको कर्जे तो लेने, उसके बगैर बात नहीं होगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने मिल के जो कौंसल बनाई, जिसको अब भी लेके चल रहे हैं, अगर उसे कामयाब होना है, नंबर 1 इलेक्शन चाहिए, जो IMF की भी डिमांड है और तारीख आ चुकी भी है। अब वो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन होने हैं। फ्री एंड फेयर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहेगा, था, रहेगा। कोई ऐसा मौजज़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि मैं और आप ये कहेंगे कि जी ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो चुके। ये जैसे होते थे वैसे ही होंगे। उसके अंदर हर पार्टी को अपना अपना, मैं कभी जब 90 दिन पे सारे बहस करते थे, मैं कह रहा था 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, 14 मई को नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप करा लें। मैं आपके प्रोग्राम में भी कह के गया था। मैं हकाइक पे बात करता हूँ जो सामने नजर आ रहे हैं। आप किताबें, कानून, जैसे आमिर साहब ने उस बात को एंडोर्स किया कि अकामा से मतलब सजा देना था ना, कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी ढूंढी कि सजा देनी है, घर भेजना है। तो अब खान साहब 5 साल के लिए उस केस में नाअहल हैं और उसी में 7 नवंबर को उनकी अपील लग गई है और नवाज शरीफ की अपीलें लगनी हैं। फैसले होने हैं ना। कुछ लोग कह रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इमरान खान को बाहर निकाल लो, फलाना कर लो। मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। दुबई से बाद वापसी के बाद जो हम करेंगे कि मुलाकात हो, कुछ पता चले कि क्या है। अभी वो बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेस भी नहीं दे रहे, वो बहुत लिमिटेड एक्सेस में है। कौन कह रहा है इमरान खान को बाहर निकालो? नहीं, कुछ लोगों ने ये बात कही है कि नवाज शरीफ की तरफ से ये बात हो रही है। मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को एंडोर्स इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी डायरेक्ट हो जाए। हाँ, इलेक्शन के भाई इस रास्ते में अब कोई सब रास्ता निकाल, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, खान साहब ही अपने लिए मुश्किल है और खान साहब को ही अपने लिए रास्ता निकालना है। उन्हें पार्टी हैंड ओवर करनी होगी। मैं नहीं कह रहा फौज के लोगों को दे दें, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को दे दें। उनके अपने लोगों पर उनको ट्रस्ट नहीं है और उन्होंने होने भी नहीं दिया। जब तक वो ये काम नहीं करेंगे, उनकी पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ेगी? मैं कह रहा हूं कि वो लोग कितने बचेंगे जब आप स्टेट के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप और हम बहस करते रहे, 9 मई के बाद किसी इदारे ने नहीं देखा कि कौन सी अदलिया है, क्या कर रहे हैं। एक मिनट बाद जमानतें हुई, 20 जमानतें हुई। इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी जजेस बैठ के वेट करते थे और खान साहब 4 घंटे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर नारे लगवाते रहे, गाड़ी में बैठे रहे। पुलिस साइड पे थी कि हाथ नहीं लगाना, जज के ऑर्डर थे, और वो अंदर नहीं गए। शो कराया कि ये मेरे लिए बैठे हैं, तो वो शो 9 मई पे जाके खत्म हो गया। 9 मई के बाद फिर इदारों ने फैसला कर लिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इस बात के अलावा कि ये बगावत कराई गई है। तो आपने ये अब कोर कमांडर कहें कि अब -1 हो चुका है, -1 देखे ना, नवाज शरीफ 3 दफा माइनस। नहीं, मैं आपसे वैसे पूछ रही हूं कि कहीं ये फैसला हुआ, अब हो या ना हो, लेकिन कहीं फैसला हो गया। आज उन्हें अदालत से जब तक केस में बरीयत नहीं मिलती, इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हैं। मतलब हाँ, ठीक है, बाकी अपील्स हो जाए। अभी उनकी देखे ना, वो तो जमानत तो पहले भी हुई है, वो नवाज शरीफ की भी हुई है। नवाज शरीफ के साथ अगर एक जुल्म हुआ है और उसके बाद फकीदुल मिसाल जुल्म हुआ, तो फकीदुल मिसाल जमानत होगी, तो उसमें मुजायका क्या है? आपको वापस तो लाना है ना किसी को, कि जब आप ये हरकतें करते चले जाएं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने या आसिफ अली जरदारी ने कभी स्टेट पे हमले नहीं किए, जुमले कसे, गुफ्तगू की। 5 मोअज़्ज़ज़ आदमी, नवाज शरीफ पूरे
जीटी रोड पे तकरीर करते चले गए, जो पनामा बेंच था, उनके ये लफ्ज़ थे, वो मुशर्रफ साहब कहते थे हमेशा, उन्होंने नहीं कहा है जनरल मुशर्रफ, वो किसी को गद्दार नहीं कह रहे थे। फ़र्क है सियासत का, आपको फ़र्क का सियासत जब करेंगे आपको रास्ता मिलेगा, जब आप रास्ता देंगे नहीं आपको कोई रास्ता नहीं देगा। कुछ सीखेंगे खान साहब अपने इस जेल में रहने के बाद कुछ सियासी, क्योंकि हम उनके लिए कहते थे कि इनको सियासत नहीं, वो वाली टिपिकल सियासत नहीं करते, हमारे मुल्क को वही टिपिकल सियासतदान चाहिए, लेकिन सियासत में ये जो रवादारी वाली सियासत है इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ताल्लुकात सबसे रखें, हाथ सबसे मिलाएं, सियासत अपनी करें। देखिए नादिया, अभी राना साहब ने भी कहा कि जी मियाँ साहब की जो रवादारी थी, कभी वो जब अपोजिशन में भी थे तो उन्होंने मुशर्रफ का नाम ऐसे लेके नहीं कहा कि ओ मुशर्रफ, हालांकि हम तो उसमें थे, उस वकला तहरीक में, जिसमें हम नारे भी लगवाते थे और बड़े अच्छे अच्छे नारे भी लगते थे, गो मुशर्रफ गो, तो बिल्कुल ऐसे ही था। उसके बाद इमरान खान साहब को रवादारी और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या उनकी जो पार्टी के अंदर है, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान साहब बीइंग सन ऑफ द सॉइल, उनको समझना था कि पाकिस्तान की जो यहाँ की सियासी और जो हमारी समाजी और जो हमारी अखलाकी रवायात हैं और जो हम जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ ताल्लुक़ रवादारी रखी जाती है, ये यूके की डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जी मियाँ साहब वो हमें गुजरावाला में भी नज़र आए, कोयटा में भी नज़र आए। मेरा पॉइंट ये है कि हमने ऐसे ही चलना है। देखिए हमने ऐसे, आप ये ज़हन में रखिए कि हम ऐसे चल पाएंगे नहीं, हम ऐसे चल पाएंगे नहीं। यकीन कीजिए कि ये अब 70s 80s 90s नहीं है कि जिसको लेके हम बैठे हुए हैं कि जी नहीं चूंकि तब ऐसे हुआ था अब भी ऐसे होगा। अब दौर चेंज हो चुका है। आप और हमारे जो मुल्क में 60+ जो उनसे हैं % वोट्स यंगस्टर्स के हैं, एंड ट्रस्ट मी नादिया, दे आर नॉट रेडी। वो हम और आप और राना साहब और जनरल साहब के दौर में अखबारें थी, एक अखबार आती थी, BBC सुनते थे, तमाम चीज़ें मुमकिन थी। आज के दौर में, इस दौर में, और ख़ासकर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, इस किस्म का सेटअप लेके आगे चलना, मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत पायदार चीज़, आपको कोई बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वी हैव, क्या हम आफ्टर 18 मंथ्स, ये जो हुकूमत आप कह रहे हैं पोस्ट इलेक्शंस अगर आती है कि जी फिर वही 4-5 चूचों का मुरब्बा बना होगा, आज अख्तर मैंगल कोई और बात कर रहे हैं, 16 माह में कहा क्या गया? PML कह रही है हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि हमारी तो सिर्फ हुकूमत ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी कहती है वो कोई जिम्मेदारी तो क्या हम यही चाहते हैं कि दोबारा यही हो कि हम ये देखें कि अब क्या मुस्लिम लीग नून वो जो IPP बनी है उसको क्या वो तैयार है कि उसको सीट्स दे? किस चीज का इत्तेहाद, वो किस चीज की सीटें ने? इन्होंने कहा कि जी जो वोट है इमरान खान साहब माइनस करके पार्टी को चलाना चाहिए, ये ग्राउंड रियलिटी है। ये कहते हैं मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात करता हूं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं तो ज़हन में रखिए नादिया, दिस इज माय लास्ट सेंटेंस, कि वोट जो उनसा है वो चाहे पीपल्स पार्टी का हो तो वो भुट्टो का वोट है, अगर नून लीग का हो तो शायद खाकान अब्बासी का नहीं, वो नवाज शरीफ का वोट है, और अगर PTI का वोट है तो ये कहना कि जी उनके माइनस करके आप PTI लेके आइए, तो दिस वुड बी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके बरक्स बात होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। नज़ीर मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मैं साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जनरल साहब, जरा मैं अब मसला ये है कि तमाम के तमाम जो तीनों हमारे मेहमान हैं वो इस बात पे तो मुत्तफ़िक़ हैं कि बेहतर होना चाहिए, सियासी माहौल भी बेहतर होना चाहिए, इलेक्शन भी बेहतर माहौल में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चाहिए से काम यहाँ पर चलता नहीं है ना। अब मामला हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आए, अब फिर ये कि फ़कीदुल मिसाल ज़्यादती हुई थी तो फ़कीदुल मिसाल रिलीफ मिल गया। आमिर इलियास राना साहब की इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं होगी, बट माय कंसर्न इज कि अगर ये तमाम चीजें हमें दिख रही हैं कि जी बड़ी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, PTI को इतनी सीट देनी है, एक हंग पार्लियामेंट होना है, इसने वजीर आजम होना है, तो क्या फिर ये एक हंग पार्लियामेंट डिलीवर कर पाएगी? और अगर ये प्लानिंग अभी सबको नजर आ रही है तो अगेन माय क्वेश्चन इज रिमेन सेम कि फिर ये एक्सेप्ट कैसे होंगे ये वाले रिजल्ट्स को? इसका हल किसके पास है? जी देखिए, बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज किया, मुल्क में जो इस वक्त पार्टियां हैं, हमारी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां, वो मुल्कगीर पार्टियां नहीं रही। नून लीग मोस्टली पंजाब में कन्फाइन है,
पीपल पार्टी जो वफाक की जंजीर कहलाती थी वो सिंध में मुक़य्यद है, और कोई बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान में है, KPK में को और किस्म के मतलब वहाँ लोग हैं दूसरे तीसरे बलूचिस्तान में। तो हाँ, मतलब के फजल रहमान साहब वहाँ भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं। तो अब बताइए, जब ये मुल्क की पार्टी नहीं है और मुल्क की पार्टी से वो सब तरफ से वोट लेकर नहीं आएंगे, तो हम किस तरह कहें कि हंग पार्लियामेंट नहीं बनेगी। हमारी तो जो साख्त है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज और जो ज़मीन पे सिचुएशन है उसमें इसी किस्म की सिचुएशन है कि ये पार्टियां जो होंगी और ये कोलेशन हुकूमत ही बनेगी। और कोलेशन में जब बनती है तो बहुत उसमें गिव एंड टेक होता है, बहुत कंसेशन देने पड़ते हैं, बहुत मसलियातें होते हैं, जिससे लोगों को तो फायदा पहुंच जाता है, लेकिन पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचता उन मसलियातों से, उनको ओहदों के बांटने से या नवाजिश उन पर निशावर करने से। राणा साहब को तो इसी किस्म का मामला नजर आ रहा है आगे। अच्छा, एक सेकेंड जनरल साहब, मैं आप वापस आती हूँ आपकी तरह, लेकिन जरा आमिर इलियास राणा साहब को जरा जल्दी भी है जाना है, मैं इसलिए उनसे पूछ, क्या ये तय हो गया कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी, ये तय हो गया अंग पार्लियामेंट होगी? क्योंकि नोबडी इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट केस। अभी आप देखिए ना, PMLN कहती है जी हमारी नहीं थी, 16 जमातों की, 13 जमातों की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये हम तो खाली इत्तेहादी थे, ड्राइविंग सीट पे वो थे। यानी इसका मतलब है फिर कोई बोल्ड डिसीजन, बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। अब आप डिसीजन के बगैर चल भी नहीं सकते, अब चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो या कुछ हो। मैं तो ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ। तो ये तय हो गया कि कोलिशन गवर्नमेंट हो, फौजी हो, अदलिया हो, सियासतदान हो, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, इनको डी चौक में बिठा दें, लाइव माइक लगा दें। खान साहब ने कैसे वजारत उज़्मा ली, नवाज शरीफ ने कैसे ली, दूसरे ने कैसे ली, फौजी क्या क्या करते रहे, जो आज कह रहे हैं कि अब हम नहीं करना चाह रहे। आपको मानने पड़ेंगे कसूर, और आइंदा के लिए 10-15 साल के लिए एक रोड मैप। मैं हमजा शहबाज की बात नहीं कर रहा, आपको कुछ बुनियादी फैसले करने हैं कि जो भी इक़्तिदार में आए ये नहीं चेंज होंगे, इसके बगैर आपके पास कोई हल नहीं। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट ही तय हो गया है। मैं नहीं कह रहा तय हो गया, ये आपको और मुझे, हम इस पे करते रहेंगे बात। जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा उस वक्त पार्टियों की सिचुएशन बिल्कुल सामने होगी कि कौन कहां खड़ा है। मैं इसलिए ये बात आपसे कर रही हूं, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इलेक्शन शेड्यूल आ भी जाए ना। इलेक्शन की कैंपेन यानी 15-16 दिसंबर से कागजात नामजदगी तकरीबन लिए जाएंगे, वो माहौल होगा। अभी उसमें 1.5 महीना पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर अदालतों के फैसले भी आने हैं, बहुत सारी चीज़ें कमोबेश होनी है। जलसे नवाज शरीफ शुरू करेंगे, बिलावल तो कब से शुरू कर चुके हैं। PTI को रास्ता लेना है, उनको कितना मिलता है ये मेरे और आपके देखने का होगा, और उसके बाद हम, मैं तो सीटों पे नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि देखा जाएगा कि कितना PTI को पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत होगी। मैं तीसरे सेगमेंट में तीसरी दफा ये बात कह रहा हूँ, ये फैसला खान साहब को करना है, उन्हें इजाजत लेनी है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उनको अपनी पार्टी के ठीक लोगों को सामने लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे आपने आमिर साहब ने की शाहिद खाकान शहबाज शरीफ की जगह ही बनाना, पहले नाम उनका आया था। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर वो होगा कि मैं साइड पे हो जाता हूं। नहीं, साइड पे अगर उनकी रिलीफ नहीं मिलता तो साइड पे तो वो है ना, तो उन्हें अपने लोगों को कितनी देर तक फंसाए रखेंगे? छोड़ते जा रहे हैं ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको और हमें नहीं पता, ये इंटरव्यू सब काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन कोई फैसला करने वाले पीछे हट रहे हैं ना, हटेंगे तो फिर किसको रास्ता लेना? जिसकी पार्टी है उसको सोचना चाहिए ना कि मैंने भी तो इन्हीं लोगों के जरिए सारा कुछ लिया था। तो लड़ते रहे, फिर मैं और आप ही सर क्यों पटकेंगे? जनाब रास्ता दो खान साहब को। खान साहब को भी तो सोचना चाहिए ना कि ये मुल्क खान साहब की बात ही नहीं कर रहे ना, खान साहब तो ऑलरेडी ना लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर हम बहस करेंगे तो पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड उस दिन शुरू हुई है ना जिस दिन सिंध में उनको मसला आया है, उससे पहले नहीं था। BJP तो पहले निकल गई थी उनके हाथ से कि नहीं आ रही, पार्लियामेंटेरियन बन गए, इस्तेकाम पार्टी बन गई, वो बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का सवाल उस गेम से निकल गया। अब आया कि सिंध बचा लो, जो 2018 में भी बचाया उन्होंने, फैजियाबी मिली तो सिंध में दोबारा GDA से उनकी जान छूटी थी। अब भी उनको यही खतरा है कि मौलाना फजलुर रहमान, PMLN, MQM और GDA मिलके, और GDA में वो लोग आएंगे जो जरदारी साहब ने अपनी छत्र छाया में रखे हुए इस वक्त संभाल के, वो निकल जाएंगे पीपल्स पार्टी से, अंदरूनी सिंध से। चले तो भाई अब इमरान खान ने रास्ता देना है। अब इमरान खान के आगे कोई डील रखी गई है, उनके आगे कोई पेपर है, कोई ऐसा फ्रेमवर्क है कि जी ये कर ले तो फिर हम आपको इजाजत देते हैं? इसका मतलब तो यही है। ख्वाहिश हो सकती है कि जी आप बैरून मुल्क चले जाएं, छोड़ दें, और उसी सिस्टम में हम दोबारा चले जाएं कि जी आप भी जाके लंदन बैठ जाएं,
लंदन से आप फिर अपनी पार्टी चलाएं। हमने माजी में देख लिया ना, अभी यही हो रहा था कि इवन हमारी जो आप पीडीएम गवर्नमेंट की बात करें, कैबिनेट भी जाके लंदन में बैठती थी, लेकिन इससे हमें फिर क्या नताइज मिले कि उस पीडीएम हुकूमत ने क्या डिलीवर किया। जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो पॉलिटिकल उनका एक स्ट्रक्चर था और स्टेटस था, उसको भी नुकसान पहुंचा मेरी ज़ाती राय में। और ज्यादा लोग जो उनसे हैं वो इस परेशानी, क्योंकि हमने ये नहीं देखना इमरान खान, हमने देखना है कि अवाम के लिए क्या चीज बेहतर होगी। आपने शुरू में कहा कि जी हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बढ़ना है। अगर हमने नहीं बढ़ना, अगर हमने उसी साइकिल में रहना है, तो फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जैसे जनरल साहब ने कहा कि जी हमें बड़े टफ डिसीजंस लेने हैं, और टफ डिसीजंस लेने के लिए आप बगैर अवामी सपोर्ट्स के, ट्रस्ट में नादिया, आप टफ डिसीजंस नहीं ले पाएंगे जब तक अवाम आपको अपनी फुल बैकिंग नहीं देगी। लेकिन जब अवाम आपसे खुश नहीं होगी, सिस्टम से खुश नहीं होगी, तो फिर मुल्क के हालात ऐसे होंगे कि दुश्मन बाहर से बैठ के ज़रूर फिर खुश होगा और कहेगा कि जी पाकिस्तान की जो आपकी इस वक्त जियोपॉलिटिकली हैसियत होनी चाहिए थी, इस वक्त आपकी वो हैसियत यकीनी तौर पे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब लास्ट कमेंट दीजिएगा कि बड़े वेल इन्फॉर्म हैं आमिर इलियास राणा साहब, जरा कोई मुझे बताएगा कि क्या इसका कोई मैसेज आपको लगता है कि दिया गया है खान साहब को कि जी अब आप जो है वो सरेंडर करें, एक कदम पीछे हटे, ताकि आपकी पार्टी को इजाजत दी जाए। जब तक आप नहीं हटेंगे आपकी पार्टी को पॉलिटिकल इजाजत नहीं होगी एक्टिव होने की। मेरे ख्याल में इस किस्म का पैगाम जब शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया था, तो उनको जेल में जाने की, उनसे मुलाकात की इजाजत मिली थी, और उन्होंने गालबन यही कहा था कि जो हालात पैदा हो गए उसमें बेहतर यह है कि आप थोड़े अर्से के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। उस पर वो बड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा मैं हरगिज़ मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया है कि वो समझते हैं कि वही पार्टी लीड करें, और ये नहीं देखते कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शन में जाने के लिए किसी और को मौका दे दें। नजर नहीं आता कि वो आसानी के साथ अपनी जो उनकी एक करैक्टर है और उनका एक जो सिस्टम है उसको छोड़कर वो कोई कंप्रोमाइज करेंगे। मुश्किल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब का भी और अब्बास साहब का भी। लेकिन मसला ये है कि किसी न किसी को तो एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, चाहे आप उसको ये कह लीजिए कि मुल्क के वसी तर मफाद में। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।